जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, प्रेज़िडेंट ट्रंप आए एक बार फिर से और उम्मीद ये थी कि ट्रंप आए हैं तो शायद दुनिया में कुछ बेहतर होगा। लेकिन वो आए और जिस तरह की नीतियाँ उन्होंने अपनाई, ख़ास तौर से जो टैरिफ पॉलिसी उन्होंने अपनाए उसको लेकर अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से एक हलचल मची, उसकी जो चर्चा है वो आज तक बनी हुई है और उसने पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको हिला दिया और कहीं न कहीं जो अमेरिकन हेजेमनी और जो डी-डॉलराइज़ेशन को लेकर चर्चा बनी हुई थी, कहीं न कहीं उस प्रोसेस को डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसियों ने और ज़्यादा फास्टन कर दिया। अब जब अमेरिकन हेजेमनी की बात करती हूँ, जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी के काउंटर में पूरे जो अमेरिकन एलाइज़ थे, जो कभी अमेरिका के साथी हुआ करते थे, उन सबको अमेरिका ने निशाना बनाया। आज उस सब को काउंटर करने के लिए किस तरह से दुनिया अमेरिका का जवाब ढूँढ रही है और ख़ास तौर से भारत जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का निशाना रहा, जिस तरह से भारत ने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफ़ाई किए और आज हम जहाँ पर देख रहे हैं भारत और प्लस जो अमेरिकन एलाइज़ हैं, जिसमें यूरोप की बात करते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जिस तरह से पूरी इक्वेशंस चेंज हुई हैं, भारत और ईयू के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई, चाहे मार्क कार्नी की बात करें जो मार्च के पहले हफ्ते में आने वाले हैं, मैक्रोन भी भारत आने वाले हैं और खबरों की माने जिस तरह से सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट दिया था कि ट्रंप भी भारत आ सकते हैं, तो ये जो पूरे इक्वेशंस चेंज हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अमेरिकन हेजेमनी और जो डॉलराइजेशन को लोग वो लेकर सवाल उठाते थे, अब उसी का शिकार वो खुद बनते नजर आ रहे हैं। तो आज की चर्चा उसी पर रखेंगे और मेरे साथ मौजूद है इस चर्चा में गिरिधर मामड़े जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, जिस तरह से ट्रंप आए और उन्होंने फटाफट एक के बाद एक पॉलिसी और जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया, खास तौर से जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है सर, उसका असर डोमेस्टिकली अमेरिका में ही और बल्कि पूरी दुनिया में उसका असर नजर आया। सबसे ज्यादा उससे अमेरिकन परेशान हैं। आज उनके आंतरिक से साथ-साथ पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है। जो अलायंस कभी हुआ करते थे अमेरिका के इतने साथी, कनाडा से लेकर पूरे यूरोप की बात करें, आज वो एक-एक करके भारत की तरफ आ रहे हैं। ट्रेड से लेके डिफेंस तक भारत के साथ संबंध हो रहे हैं। तो अब सर भारत की ही माने और प्लस शायद जो अमेरिका के और अलाइज थे, जिस तरह से सर ये काउंटर कर रहे हैं सब और एक एक तरफ होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका अलग थलग नज़र आ रहा है। आप इस पूरी बदलती हुई इक्वेशन जो है या फिर ये कहें कि एक वर्ल्ड ऑर्डर या ब्लॉक्स जो डेवलप हो रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आप ऐसा क्यों समझती हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब करने के बाद दुनिया में कुछ तकलीफ होगी या मतलब सबको कुछ पीड़ा पहुंचा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो हमारे लिए एक चेतावनी है, हमें जगा दिया। तो नहीं तो हम ऐसे सोए पड़े हुए थे ना, बस अमेरिका को बेच दिया, बस हो गया, हमारी काम हो गया, ऐसे पड़े थे। अब देखिए नवंबर में, देखिए अगस्त में हमें टैरिफ लगा हमारे ऊपर 50% का। नवंबर आते आते हम उससे उबर के बाहर निकल गए। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 7.9% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। कैसे हो गया वो? ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना हमने, चाइना को बेचा, फिर जापान, कोरिया, फिर यूरोप, सेंट्रल एशिया, कहीं ना, मतलब हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना। एक बार ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अमेरिका को बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ये पूरा डरा धमका के जो भी किया है ना, तो हमें पता चल गया इसकी असली सोच क्या है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बाकी प्रेसिडेंट भी इससे क्या कम नहीं थे ना। अभी ये निकोलस मडुरो को उठा के लेके गया, तो ओबामा क्या किया? ओबामा भी वहां मुअम्मर गद्दाफी को खत्म किया ना। फिर बुश क्या किया? सद्दाम हुसैन को खत्म किया। तो इनका सोच ही वही है। आज तक क्या पहले क्या होता था, यूरोप इनके साथ खड़ा था। अब जब ग्रीनलैंड लेने की बात आ गई और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर को ये गवर्नर बोल रहा है, फिर सबको गाली दे रहा है, निकोलस मदुरो को गाली दे रहा है, सबको दे रहा है, फिर इनको अभी अकल आई है यूरोपियंस को कि भाई इनसे नहीं चलेगी, हमारी हमारे अपना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कोई चाइना भाग रहा है, कोई भारत आ रहा है, कोई और कुछ और अलायंस कर रहा है। तो ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अमेरिका के दलवे चाटते हुए पूरा दुनिया आज जाग गई है। फिर अमेरिका के खिलाफ उनको जो करना है, सब देश, हर देश मिलकर सोच के कुछ करेंगे। हाँ, एक गुंडे के साथ आप अकेले लड़ नहीं पाओगे, तो इकट्ठा जाएंगे, तो एक झुंड बन के जाएंगे, तो गुंडा है क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए धीरे धीरे से डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी धमकियां थे, जितने भी ये टैरिफ्स या सैंक्शंस या किसी के घर के चौखट पे आके शिप्स खड़ा करना, ये सब जो हरकत की है ना, इनके समाधान अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले कुछ 5-6 महीने सब डरे हुए थे, धीरे धीरे से सब जागे हैं, फिर उठ गए, फिर हर एक आदमी अपना अपना अंदाज से वो कर रहा है। अब देखिए जॉर्जिया मेलोनी भी एक राइट विंगर है और इनके खास मतलब ये सब राइट विंगर्स को सपोर्ट करता है। तो वो क्या कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे अटैक करेगा तो हम क्या करें, मैकडोनल्ड्स पे जाके धावा बोले क्या करके बोल रही है, खुद वो बोल रही है। तो आप समझ सकते हो कि इनके मतलब लेफ्टिस्ट रेजिम्स तो इनके बहुत से खिलाफ थे पहले से भी, और राइट विंगर्स भी ऐसी हो गई है। तो फंडामेंटली डोनाल्ड ट्रंप क्या किया, ये जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, वो रूल्स अमेरिका खुद बनाई थी, उस रूल्स को धज्जियां उड़ा दिया अमेरिका ने, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को खत्म करके यूनाइटेड नेशंस थी या इनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके चलते हुए दुनिया में एक कायदा था, एक रूल था, एक लॉ था, तो उसको खत्म कर दिया। मैं आज सुबह उठ के मैं जो बोलता हूँ वो लॉ होगा, शाम को वही लॉ होगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। फिर शाम को मुझे कोई और सोच आती है तो वो लॉ बनेगा। मतलब हमारी यहाँ भारत में हम कहते हैं मत्स्य न्याय, मतलब छोटे मछली को बड़े मछली खाती है, वो एक न्याय है। तो यही करता रहा अभी, तो दुनिया अभी जाग गई है। तो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर थी, इनके जो ग्रुपिंग्स थे, यूनाइटेड नेशंस जैसे बहुत से ग्रुपिंग्स थे, नेटो, ये सब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। मैं हूं और बाकी मेरे सामंत है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे सामने आप गिड़गिड़ा के बैठ जाओ, ये उनका सोच है। तो ऑब्वियसली लोग धीरे धीरे से समझ गए, धीरे धीरे से इनको काउंटर करना शुरू किया। भारत भी हम समझ गए, इसीलिए हम इनके सामने जाके घुटने नहीं टेके थे, तो इसीलिए हमारे ऊपर 50% डाला। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे से कोई अर्नब गोस्वामी 9 PM प्राइम टाइम न्यूज अनाउंसमेंट कुछ नहीं किया, सीधा हमने जाके धीरे धीरे से डॉलर्स को हम बेचना शुरू कर दिया। चाइना भी वही कर रही है, जापान भी वही कर रही है। अभी ब्रिक्स देश कोई भी अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर यूरोप भी उसी कगार पर आके खड़ा हो गया, उनका तो कोई मेरे ख्याल से कोई 7-8 ट्रिलियन डॉलर्स है उनका, तो वो क्या करेंगे देखना पड़ेगा। जापान तो बेचना ही बेचना है जापान को, क्योंकि उनका करेंसी बहुत तकलीफ में है और उनके प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इलेक्शंस भी अनाउंस कर चुकी है। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 300% है, तो उनको डॉलर्स बेचना ही है। डॉलर रख के क्या करेंगे, उनका जब खुद का करेंसी इतना खराब हो गया, तो वो है। तो इनके बॉन्ड्स अभी इस साल मेरे ख्याल से कोई 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स इनको देना पड़ेगा, वो ड्यू है पेमेंट के लिए। तो कहां से देंगे ये, कौन खरीदेगा? जापान नहीं खरीदेगी, ब्रिक्स नहीं खरीदेंगे, फिर यूरोप भी सैचुरेट हो गया, अभी नहीं खरीदेंगे, वो कौन खरीदेंगे बताइए आप। तो ये इस हालत पे पहुंचा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहला 2 क्वार्टर्स क्या हुआ था, इनके पास स्टॉक्स थे, पहले के स्टॉक्स थे, वो भी दिसंबर क्रिसमस और जनवरी का फर्स्ट न्यू ईयर्स डे का जो सीजन होता है ना, उसके लिए स्टॉक अप करके रखे थे, वो खत्म हो गया। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आने 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स में कितने अमेरिकन सिटीजन्स, उनके कंज्यूमर्स कितना तकलीफ झेलना पड़ेगा, अब देखते जाइए। एक कील करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में, उनका कील इंटरनेशनल, उनका एक रिपोर्ट आया है। और रिपोर्ट पिछले साल 1.5 साल में वो अमेरिका कितना खरीदा है बाहर से, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की वहां जो ट्रेड हुई है, उसका वो आंकड़ा निकाल के वो चेक किया। उसमें ये कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे भारत हो या चाइना हो या जो भी देश हो, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4% की नुकसान झेला है। बाकी 96% ट्रंप के टैरिफ जो है उनके खुद के सिटीजन्स, उनके खुद के नागरिक झेल रहे हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। मतलब वहां महंगाई इतने स्तर पर चली गई है। अभी स्टॉक मार्केट्स चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स किसके बलबूते पे चल रहा है? ये 7-8 जो बड़ा कंपनीज है ना, IT कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन, ऐसे 7 कंपनी जो है उनके बलबूते चल रहा है। बाकी नीचे जाके देखिए सब ठप हो रहा है। तो इस साल, आने वाले साल में, 2026 में अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन कंज्यूमर्स बहुत तकलीफ झेलने के आसार हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी क्या हुआ, हमने क्या किया, हम तो बोलते रहे इन लोगों को, यूरोपियंस को, 2007 से हम इनको ट्रेड डील करने के लिए बैठे थे।
बीच में ये पहाड़ के ऊपर बैठ गए थे लोग। 2013 में बंद भी कर दिया हमने, फिर 2022 में फिर शुरू किया, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमें फर्स्ट हमें क्या चाहिए था? ये तो होगा कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, ये तो लेन देन होता ही रहेगा। हम क्या चाहते थे? हमें गौरव मिलना चाहिए। वो समझते थे कि हम यूरोपियंस हैं, आपको वीजा नहीं देंगे। हमारी वीजा, शेंजन वीजा के लिए आप अप्लाई करोगे, 30 से 40% रिजेक्शन रेट है उसका। मतलब आप कौन है? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हाँ, इलीगली घुस के आएंगे तो उनके लिए पूरा सुविधा है, मगर लीगली कोई जाना चाहते हैं तो उनको वीजा नहीं मिलेगा। हमने कहा ये नहीं चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। हमारी कंसल्टेंट्स होंगे, हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारी स्टूडेंट्स होंगे, इनको वीजा मिलना, ये सुविधाएं आपको देना ही पड़ेगा। तो अब सडनली जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड हड़पना चाह रहा है, अब तब इनको अकल आई है, फिर तुरंत पहाड़ से नीचे उतर आए ये लोग, फिर हमारी शर्त मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो वही हुआ यूके के साथ भी। उससे पहले बोरिस जॉनसन से लेके तेरेसा मे, ऋषि सुनाक, सुवर्ला ब्रेवरमैन, ये सब बकवास बकवास बोलते थे। ब्रिटिश की वीजा मतलब इट्स अ प्रिविलेज। ब्रिटेन में आना हो तो आप बहुत पुण्य किया होगा, तभी तो आप आओगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये उनका सोच था। अभी वो भी सीढ़ी उतर के आ गया, फिर हमारे साथ साइन किया केयर स्टारमर, क्योंकि इन सबको अभी लग रहा है हम गलत कर रहे थे, ये अमेरिका के पीछे भागते भागते। अभी मार्क कार्नी देखिए, जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहा था, वो भी वही कर रहा था ना, हमारे खिलाफ कितना कितना किया। वो निज्जर के कांड में ले लीजिए, या खालिस्तानियों को सपोर्ट करना, ये आके सब बंद कर दिया ना, ढिंचक पूरा बंद कर दिया। इनके कैबिनेट में कोई खालिस्तानी नहीं है अभी, मार्क कार्नी के कैबिनेट में। धीरे धीरे से भारत से रिश्ता सुधारने का कोशिश कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कनाडा गए थे, कनाडा भी जाके आए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसको सब बंद कर दिया। तो वहां भी सख्त एक्शंस लेते जा रहे हैं। अब भारत क्या किया? इनके जो एंग्लो सैक्सन देश, 5 देश, एक यूके, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा न्यूजीलैंड, हमने धीरे धीरे से इनको घेरना शुरू किया। सीधा अमेरिका के ऊपर वार नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और फिर यूके से हमने ट्रेड डील कर दिया। बचा कनाडा। कनाडा ट्रेड डील, एक फ्री ट्रेड डील ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका नॉर्थ अमेरिका को ट्रीटी है। तो वो भी अभी पटरी पे आ रहा है। अभी मार्क कार्नी आएगा मार्च में, फिर इनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, या इनके यूरेनियम, इनके जो एटॉमिक मटेरियल है उसका होगा, एनर्जी होंगे, वो सब हम वहां से खरीदेंगे, है ना। तो लगभग डील ही समझिए, ऐसे ही होगा। हम उसको फ्री ट्रेड डील नहीं बोलेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डील करेंगे, वो भी करेंगे। मतलब ये 5 आइज से 4 हम निकाल दिया। बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका चिल्लाते रहो, हम आपके पीछे, आप आसमान में देखते रहे, आपके नीचे से जमीन हमने खोद दिया, निकाल दिया। ये मोदी जी ने किया है, धीरे धीरे से इसको निकाल दिया। उनको भी अभी अकल आई है। सीधा हम पूरा जाके चाइना के गोद में नहीं बैठ सकते हैं। जितना डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए सरदर्द है, उससे ज्यादा शी जिनपिंग भी उतना ही है। तो ऑल्टरनेट क्या है? हाँ, है तो हम 1/5 है। चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी है। हम अभी उभरते हुए एक शक्ति है। फिर भी हमारे ऊपर आप बेट करेंगे तो धीरे धीरे से वो उस रास्ते पे वो हमारे साथ चल सकते हैं। ये उनको अभी समझ आई है, अकल आई है। और चाइना में हम देख ही रहे हैं, अभी शी जिनपिंग जिंदा है या वो उनके 2 ऑफिसर्स, सीनियर मोस्ट कमांडर्स, वो जिंदा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसको मारा है, कौन, समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए उसके ऊपर भरोसा करना बहुत डेंजरस है। वो तो डिक्टेटरशिप है। एक डेमोक्रेसी है, यहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ कायदा है, हमारे कोर्ट्स हैं, सब कुछ है। तो अब तक ये सोचते थे कि हम वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बट उतर के आना पड़ा इन सब लोगों को। धीरे धीरे से पूरा दुनिया इसको काउंटर कर रही है। अभी कनाडा को कह रहा है कि कनाडा इज देयर बिकॉज ऑफ यूएसए, हम हैं इसलिए आप हो। तो उनको औकात दिखा रहा है मार्क कार्नी। अभी ऐसा है, यहाँ डेट्रॉइट, मिसिसिपी, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं ना उनके, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो या मशीनरी पार्ट्स हो, वो कुछ पार्ट्स अमेरिका में बनते हैं, फिर कनाडा जाते हैं, कनाडा में कुछ प्रोसेस होता है, फिर अमेरिका में आते हैं। हर एक गाड़ी में कम से कम 7-8 बार बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है इन पार्ट्स को। वहां कुछ होता है, फिर इधर आता है, इधर उसको प्रोसेसिंग करके फिर वहां बेचते हैं, उधर कुछ और करते हैं, फिर इधर आते हैं। तो ये सब होने के बाद ही इनका गाड़ी बनती है।
इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप, तो अपना खुद का इंडस्ट्री पूरा बैठ जाएगा। ऑलरेडी वो चाइना के सामने ये कुछ कर नहीं पा रहा है। चाइना का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना आगे चले गया, उसको बंद करके आप कितने दिन चलाओगे? कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकल के आएगा ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और एनर्जी 70% इनके ऑयल जो है नॉर्थ अमेरिका का पूरा कनाडा से आता है। हाँ, अमेरिका के पास तेल है, मगर वो किधर है? साउथ में है, टेक्सास में है। टेक्सास से आप नॉर्थ तक आपका कोई पाइपलाइन आज नहीं है, कैसे भेजेंगे आप बताइए? आपको सियाटल में माइक्रोसॉफ्ट ये सब है, या आपको डेट्रॉइट भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? आपके पास यहाँ पाइपलाइन बिछाया हुआ है नहीं है। अभी वो 10 साल लगेंगे ऊपर डालने में। अभी तो कनाडा से ले रहे हो, कह रहे हो कि कनाडा में नहीं चाहिए, तो पूरा वहां एनर्जी कुछ नहीं रहेगा उनके पास। ना तेल रहेगी, ना गैस रहेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है कनाडा और अमेरिका को बेचती है। ये सब बंद हो जाएगा तो उसका पूरा नॉर्थ मतलब अंधेरे में ढकेल जाएगा। और जब सर्दी का मौसम आएगा ना, सर्दी के मौसम में इनके घर के चूल्हा जलने के लिए भी मतलब तकलीफ इनको आएगा। ये सिचुएशन है। तो कनाडा को ये छोड़ेंगे, तकलीफ अमेरिकन को ज्यादा होगी। क्या कनाडा को तकलीफ होगी और उससे ज्यादा अमेरिका को ही तकलीफ होगी, मगर इनके पागलपन के चलते हुए ऐसा बोल डाला। फिर वो भी धीरे धीरे से वो जो करना है मार करनी कर रहा है। तो किसी एंगल से भी देखेंगे, हर जो पीड़ित देश है वो अपना अपना कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू किया। अब एक ट्रेड डील, ईयू भारत का ट्रेड डील के बारे में तो आपने भी प्रोग्राम्स किए होंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई है। एक और इसमें समझौता हुआ, वो है सिक्योरिटी एक समझौता हुआ है। तो अर्सुला वॉन डर लेyen प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बोल रही थी? हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, एंटी पायरेसी में काम करेंगे। भाई एंटी पायरेसी में काम करने के लिए सिक्योरिटी डील चाहिए आपको। बगैर सिक्योरिटी डील का ऑलरेडी हो रहा है ना उधर। ये अमेरिका के खिलाफ एक शक्ति खड़ा होने के लिए ये सोच रहे हैं। बाहर तो नहीं बोलेंगे, अमेरिका को सीधा क्यों बोलेंगे? तो वी आर बिल्डिंग अप अ कोएलिशन। कल के दिन ऐसा ना हो कि ये यूरोप के ऊपर टूट पड़े, तो यूरोप को हमारी जरूरत पड़ सकता है। शायद हम डायरेक्टली युद्ध में नहीं जाएंगे, शायद उनको शेल्स विल्स जो भी है अम्यूनिशन देना हो तो हम दे सकते हैं। अभी भी यूक्रेन को और इजराइल को मैक्सिमम अम्यूनिशन भारत से ही जा रहा है। ये कुछ हद तक पाकिस्तान से कोशिश की है, पाकिस्तान के पास उतना कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा उसका घटिया प्रोडक्ट्स है, वो फट के बहुत लोग नुकसान, कुछ लोग मर भी गए, तो उनका कोई रिलायबिलिटी नहीं है। यूके खरीद रहा था पाकिस्तान से कुछ, उसमें कुछ मटेरियल इजराइल को ट्रांसफर कर रहा था, बाकी यूक्रेन को दे रहा था। तो आज भारत ही इनके लिए रिलायबल पार्टनर है डिफेंस में भी। टेक्नोलॉजी उनके पास है, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी पास हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों का एक एग्रीमेंट हुआ है। मतलब नेटो ऐसा है, अभी नेटो तो उसको खत्म नहीं किया, मगर नेटो के अल्टरनेटिव भारत से एक समझौता करने का मतलब यही है कि नॉट जस्ट अगेंस्ट चाइना बट इवन अगेंस्ट यूएसए हमें आपकी जरूरत पड़ सकता है। भारत भी हेजिंग कर रहा है, भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, हम आपके पास दोस्ती रखेंगे, क्यों नहीं। मगर कल के दिन जब हम पाकिस्तान को ठोकना है, चाइना को ठोकना है, अब हमारे साथ खड़ा होना है। टेक्नोलॉजी यही बनेगी। मोदी जी साफ साफ बोला है, वील डू को डेवलपमेंट। मतलब आपसे सिर्फ खरीदेंगे नहीं, यहाँ आपको पूंजी लगाना है, इधर फैक्ट्री विक्ट्री लगाना है, आपका यहाँ प्रोडक्शन होना है, को डेवलपमेंट। आपका टेक्नोलॉजी और हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करेंगे, यही बेसिस पर हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये सिचुएशन अमेरिका, यूरोप सडनली आज रियलाइज किया कि हम अमेरिका के बलबूते पे इतने दिन जी रहे हैं, पता नहीं ये हर दिन, एक दिन ग्रीनलैंड लेगा, दूसरे दिन यूके लेगा, तीसरे दिन फ्रांस ले लेगा, कुछ भी बोलेगा। मेरा पिताजी स्कॉटलैंड से है तो यूके मेरा है, मेरा माँ जी जर्मनी से है, ये जर्मनी मेरा है। ऑलरेडी बोला है ना, कल बोला था वो, मैं यूरोप से हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसका स्पीच में बोला था वो। हर एक दिन एक एक देश को हिटलर हड़पते जाएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए ये पूरा जो भी डोनाल्ड ट्रंप किया, देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया। इनके धमकियों से सब चौकन्ने हो गए, सब जागे नींद से। अभी धीरे धीरे से इसको काउंटर करना शुरू किया और सबको पता चल गया कि ये दो पिलर्स जो भी है, अमेरिका और चाइना, ये दोनों को हैंडल करना हो तो भारत की जरूरत है। इसीलिए हमारी चौखट पे ये लोग खड़े हैं।
तो इन शॉर्ट सर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने नीति अपनाई डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध, वो उसने पूरी दुनिया के जो पावर ब्लॉक्स है उनको हिलाकर रख दिया, ये तो हम यहाँ पर कह सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी जो मोदी जी की जो नीति थी कि वी आर नॉट नॉन अलाइंड, वी आर अलाइंड विद एवरीबॉडी। सबके साथ चलते हैं, नॉन अलाइंड हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम सबके साथ सबको लेकर चलने का हमारी पॉलिसी जो है आज सबको वो समझ आ रही है। ये सब अमेरिका के पीछे कुछ लोग गए थे, कुछ लोग चाइना या रशिया के पीछे गए थे, सबको नुकसान हो रहा है आज। और भारत एकमात्र देश है दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ इनवाइट करके हमारी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसको इतना भव्य स्वागत कर सकता है, और व्लादिमीर पुतिन को भी अपना गाड़ी में बिठा के मोदी जी ले जा सकते हैं। ऐसा दूसरा कोई और देश की, किसी भी देश की नेता दिखा सकते हो आप? कोई नहीं है। तो इसीलिए वी आर इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। हमारी ज्योग्राफी भी ऐसी है, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, किसी के भी हमारी चौखट से ही, हमारी आंगन से बात बीच में कट रही है, लेकिन जो मोदी जी ने ये कार डिप्लोमेसी स्टार्ट की है, चाहे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में हो, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट जायद बिन अल नह्यान आए थे उनके साथ भी सिमिलर हमें सब देखने को मिला कि दोनों ने एक कार में बातचीत की प्राइवेटली। तो सर इससे क्या मैसेजिंग ग्लोबली क्या निकल कर जाती है, जिस तरह से दो लीडर्स बात करते हैं अलग, बिना किसी की मौजूदगी के? देखिए, ये मोदी जी तो स्टार्ट नहीं किया, ये तो व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पुतिन पहला अलास्का जब गए थे, डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी में बैठ के चले गए थे। इतना सिक्योरिटी रिस्क है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट के गाड़ी में क्यों बैठना है, फिर भी वो एक रिस्क लेके गया था। फिर चाइना में क्या हुआ हमने देखा है, चाइना में अपना गाड़ी ले आया, फिर मोदी जी को उसमें बिठा लिया, कोई 40-50 मिनट उनसे वहां बैठ के बात किया था। तो अब ये मॉडल बन गई है, और मोदी जी उसको भी आके लेके जा रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद को हो या फिर व्लादिमीर पुतिन को जब भारत आया था व्लादिमीर पुतिन, उनको एक सीधा ऑर्डिनरी गाड़ी में लेके गया। वो कोई बुलेट प्रूफ इनके उसके खुद का जो रशियन गाड़ी कुछ नहीं था, अपना भारत का, मतलब ये मैसेज था कि इतने मोस्ट वेल प्रोटेक्टेड, पूरा दुनिया का दो मोस्ट प्रोटेक्टेड नेता एक ऑर्डिनरी गाड़ी में भी जा रहा है, मतलब क्या है, हम पूरा सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में है, ये मैसेज था। और एमबीजेड तो था ही। फिर तीसरा, इनके जो फ्रेडरिक मेर्स जर्मन चांसलर आया था, उनको ओपन जिप में लेके जा रहा था अहमदाबाद में, पतंग उड़ा रहा था उससे, है ना। तो स्नाइपर कहीं भी छुप के वहां से इनको वार कर सकता है, मगर ये मैसेज दुनिया में जा रहा है, वी आर द सेफेस्ट कंट्री। आपके देश में जाना हो तो आप लिमोजिन, बुलेट प्रूफ इसमें जाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी अटैक हो सकती है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, हमारे देश इतना सेफ है, आप यहाँ के पूंजी लगाओ, पूरा हमारे कंट्रोल में है, ये सॉलिड मैसेज। और वहां ये जो स्निपर्स होते हैं, उनके जो क्या कहते हैं उसको, कुछ लिसनिंग पोस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ये छुपा के रखते हैं क्या बात कर रहे हैं, सुनने के लिए कोई स्पिनॉज हो सकती है। देखिए, आप हैदराबाद हाउस में आप बात कर रहे हो, वहां पता नहीं वो कोई वेटर होगा, उसके अंगूठी में कुछ लगाया होगा, वो सुन रहा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो जब गाड़ी में बैठ के आप बात कर रहे हो, कोई सुन नहीं सकता, वो बुलेट प्रूफ होंगे, उसका मतलब प्रोटोकॉल्स होंगे, तो उसमें लोग क्या बात कर रहे हैं ड्राइवर के सिवा किसी और को पता ही नहीं चलेगा। तो दिस इज अगेन अनदर डिप्लोमेसी। तो एक मैसेज जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को, देखिए भाई, हम आप कितना भी एक्सपेनाज करो, हम जो बात करना है हम अंदर बैठ के बात करेंगे, हमने जो करना है हम करेंगे। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिप्लोमेसी अभी शुरू हो गया। और मोदी जी तो जो भी चीज नया आता है उसको पकड़ते हैं, उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कुछ भी फेंको उसको वो इस्तेमाल करते हैं, मेक अ बेटर यूज ऑफ इट। आप बोलते हो कि चाय का वितरण करो, चाय पे चर्चा शुरू हो गया, है ना। तो ये दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मोदी, वो किसी भी सिचुएशन को अपनी तरफ वो पलट सकता है, मोड़ सकता है, वो दैट्स व्हाट ही हैज डन। बट मोर देन दैट, आई थिंक पूरा दुनिया आज भारत के लिए, भारत से दोस्ती रखने के लिए, हमें मिलने के लिए, हमसे कोई रिश्ता रखने के लिए तरस रहे हैं। इसके एकमात्र वजह है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो हम उसको थैंक करना चाहिए। बात तो सर आपने एकदम सही कही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति ना उन्होंने इस तरह से अपनाई होती, तो ना ही दुनिया में हलचल मचती और ना ही इस तरह से
सब कुछ बदलता हुआ हमें प्रतीत होता। लेकिन सर वो शायद जो रिजल्ट्स अभी हमें नतीजे नज़र आ रहे हैं, क्या वही करना चाह रहे थे? क्योंकि अगर उनके पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनका पूरा करियर एक तरफ और अभी जो उनके परिवार की कमाई है, वो अलग। तो अपने पर्सनल अगर उत्थान की बात करें, तो वो तो अलग चल रहा है, लेकिन अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका में सर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकली डिससैटिस्फैक्शन लोगों में नज़र आ रहा है। हालाँकि वो बात अलग है कि वो चीज़ें उतनी ज़्यादा बाहर नहीं आ रही हैं। टेड क्रूज़ की बात करते हैं, उनका भी सर जो ऑडियो लीक हुआ। सर ऑडियो लीक पे मैं आपसे एक बात और जो अमेरिका में डोमेस्टिकली चल रहा है, आपसे थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि सर एक तो टाइमिंग, क्योंकि इंडिया ईयू ये डील हुई, क्या वाक़ई में मतलब ये एक्सीडेंटली हुआ है या फिर इसको बहुत सही समय पे स्ट्रैटेजिकली उसको लीक किया गया है? वैसे हम अगर सर टेड क्रूज़ को देखें तो वो भी प्रेज़िडेंट के लिए रन करना चाहते हैं, तो कैसे देखें? क्योंकि एक तरफ डिससैटिस्फैक्शन, दूसरी तरफ ये ऑडियो लीक होना, टाइमिंग, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इवन रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत से लोग इनसे सहमत नहीं है, पर करें तो क्या करें। तो एक चांस दिया है इनको, 1 साल तक चलो जो करना है कर लीजिए, फिर बाद में देखते हैं। अभी उनको तकलीफ पहुंच रहा है। अब जिन जिन देशों, जिन जिन स्टेट्स में इनका मेजॉरिटी थी, मतलब मागा सपोर्टर्स और इनके कोर सपोर्ट बेस, वोटर बेस कहाँ थी, वहां इनके टैरिफ के चलते हुए लोग बहुत तकलीफ में हैं आज। इनके किसान की तकलीफ मतलब बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। अब देखिए, हमने 30% इनके जो दाल है, जो पल्सेस हैं, उसके ऊपर हमने डाल दिया। तो वहां कम से कम 4 स्टेट जाके डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ तो करो, हम भारत को रिक्वेस्ट करो, ये 30% से कम करने का कोशिश करो करके बोल रहे हैं। वो किस मुंह से हमारे सामने आएगा डोनाल्ड ट्रंप? 50% हमारे ऊपर डाला, हमने 30% ही तो डाला है ना, 50 नहीं डाला है। तो वो 30 से हमें कम करने के लिए बोलेगा, तो हम पूछेंगे तू क्या कर रहा है, पहले तुम कम करो, फिर हम बाद में काम करेंगे ना। तो ये एक चीज। दूसरा, चाइना बंद कर दिया था इनका सोयाबीन और इनका जो भी कॉर्न, ये सबको बंद कर दिया था। और तीसरा, जब ये आइस जो इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, ये लोग जाके सबको पकड़ पकड़ के मार मार के इसको सड़क सरहद पार उसको फेंक रहा है ना, इसके चलते हुए इनके खेतियों में काम करने वाले कोई मिल नहीं रहे। इनके जो शॉप्स, यहाँ काम करने के लिए कोई नहीं है। तो लो एंड का पूरा निकाल दिया और हाई एंड H1B वीजा इनको भी बंद कर दिया। तो कौन बचा है उस देश में, बताइए। तो इसीलिए रिपब्लिकन्स के तकलीफ बहुत हो रहे हैं। जो बहुत से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्रीज का अभी पीड़ा बहुत ज्यादा हो गया, तकलीफ है। अभी यहाँ देखिए, H1B वीजा का इंटरव्यूज 1 साल तक टाल दिया। इतना डेट्स 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वो चला गया। ये लोग यहीं बैठे हैं, क्यों जाएंगे फिर अमेरिका? 1 साल चुप नहीं बैठेंगे ना। उनको या तो कंपनी इनको यहाँ बिठा के उनको तनख्वाह देना पड़ेगा, तनख्वाह नहीं देंगे तो कुछ और ढूंढ लेंगे, चले जाएंगे, फिर उनके पास नहीं रहेंगे। तो मतलब हाई एंड इंटेलेक्चुअल टैलेंट वहां नहीं रहा, और ग्राउंड लेवल मैनुअल लेबर करने वाला दोनों नहीं है। तो ये तकलीफ उसमें है। वही तकलीफ टेड क्रूज ने बताया। ये जो टैरिफ की युद्ध कर रहा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो कह रहा था। वो एक प्राइवेट अपना रिपब्लिकन्स के बीच में बैठ बात कर रहा था। हाँ, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सोच रहा है, वो जरूर है, मगर लीक वो क्यों करेगा? तो कोई ना कोई इनके रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो लोग इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारी समर्थन गारंटीड नहीं है, हम सोच रहे हैं आप जो कर रहे हो इसमें बहुत गलतियां हैं, तो इसीलिए आप डोंट हमें टेक फॉर ग्रांटेड मत कीजिए, वी आर नॉट देयर फॉर यू। हम आगे सोच सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं, आपके खिलाफ भी हम सोच सकते हैं। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को जाने के लिए दिया था, भारत के लिए नहीं था। हम तो जानते हैं कौन रोक रहा है, हमें पता है, पहले से ही पता है, क्योंकि पीयूष गोयल इन सब लोगों से बात कर रहा है ना। और ऑलरेडी हमें अगस्त में बोला गया, आपकी जो दोनों साइड अग्रीमेंट होने के बाद वो पेपर डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे चली गई थी। तो उनके टीम, हमारी टीम, दोनों अग्रीमेंट होने के बाद उसको टाल दिया डोनाल्ड ट्रंप। नहीं हमें ये चाहिए, 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए। फिर आखिरी में क्या बोला होवर्ड लुटविक, क्या बोलता है, मोदी जी का फोन नहीं आया इसलिए वो रुक गया। तो बैठे रहे यार, तुम्हारे घमंड में बैठे रहो। हम यहाँ पीछे से यूरोपियन यूनियन के साथ हम डील कर दिया, कल कनाडा के साथ भी कर लेंगे। तो टेड क्रूज जैसे लोगों को ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे
रिपब्लिकन वोट बेस कैसे सफर कर रही है, उसका क्या तकलीफ है वो देख रहे हैं। इसीलिए जेन्युइनली वो कह रहा है, वो लीक करने के लिए नहीं बोला या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ओपनली पब्लिकली वॉर करने के लिए नहीं बोला। अपना रिपब्लिकन टीम के अंदर जो बोला है वो लीक हो गया। वो सही बोल रहा था, गलत क्या बोल रहा था। और जेडी वैंस, उषा वैंस अभी गर्भवती है, उनके चौथे बच्चे पैदा होने का है। तो वो जब वो दावेदार होगा रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट में, उनके पत्नी को एक इस्तेमाल करके इनके ऊपर वार होगा। इसीलिए वो ये कह सकता है, देखो मेरा पत्नी भारतीय मूल से आए होंगे, मगर मैं भारत के खिलाफ ये किया, मैं इनके टैरिफ मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और तकलीफ डाला, ये सब दिखाने के लिए वो भी कर रहा है, मतलब न्यूट्रल दिखाने के लिए वो कर रहा है। और दूसरा वो ये कह सकता है, देखो मेरा फैमिली वैल्यूज जितना है मैं छोड़ा नहीं है, और मेरा पत्नी को भी मैं क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए बोल रहा हूँ। ये सब एक ढोंग, एक ढांचा खड़ा करने का वो कोशिश वो कर रहा है, अपना दुकान वो चला रहा है। तो ये चल रहा है उधर। पीटर नोवारो, वो तो एक एब्सोल्यूट बुद्धू है, उसको वहां कौन बिठाए मुझे समझ नहीं आता। वो इतना पूरा देश का इकोनॉमी संभालने का शक्ति नहीं है उनके पास। सब ऐसे लट्टू है। अभी देखिए फॉरवर्ड लुट्रिक, देखिए क्या बंदा क्या है बताइए, वी हैव टू फिक्स इंडिया करके बोलता है। तो उसका बॉस भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। तो कौन होते हैं फिक्स करने वाले? तो ये चीज है उनके पास जितने भी ये लोग फिक्स योर बॉस फर्स्ट, आपके बॉस को फिक्स करो। Fix yourself, then एक fix दो your लोग हैं, boss, मार्को रूबियो है, fix your entire country and then come back to us. एब्सोल्युटली। और इनके मार्को रूबियो है, तुलसी गबार्ड है, कुछ अच्छे लोग हैं वहां, मगर वो करे तो क्या करें, जब ऊपर की बंदा इतना पागल वहां बैठा है तो ये कुछ नहीं कर सकते ना। हरजत सिंह रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत तकलीफ वो झेल रहे हैं, मगर बाहर बोल नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है उनका। बट वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो आएंगे, वो इनके सामने आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग ये साल अमेरिका के लिए बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि धीरे धीरे से इनके बॉन्ड्स सब लोग विड्रॉ करना शुरू करेंगे। एकदम से विड्रॉ कोई नहीं कर सकता है, धीरे धीरे से होगी। इनके नया इश्यू आएगा, बॉन्ड का इश्यू आएगा, उनका यील्ड्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। 5% से ऊपर चले जाएगा तो उसको सबको पता चल जाएगा दुनिया में कि अमेरिका के ऊपर किसी के पास भरोसा नहीं है, वो नौबत आ सकता है। और फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग करना पड़ेगा, उसको क्यूई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा तो उनका ही फेड, उनका ही सरकार वही खरीदना पड़ेगा, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाएगा। तो फिर डॉलर का पतन और भी निश्चित है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद आज तक 12% गिर गया उसका भाव अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज, 9 से 12% गिर गया वो। हाँ, हमने स्ट्रेटेजिकली डॉलर से हमने हमारी करेंसी गिरा दिया, क्योंकि हम ये ट्रेड वॉर जीतना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। बट अल्टीमेटली जब डॉलर बिल्कुल पतन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा भी बढ़ जाएगा ना। हमारी मान लीजिए 85 तक हो जाएगा तो यू विल बिकम अनकॉम्पिटेटिव, अमेरिका में हो या कहीं भी हो अनकॉम्पिटेटिव हो जाओगे। करेंसी देखेंगे आप, युआन देखेंगे, युआन तो एक मैनिपुलेटेड करेंसी है, तो उस रेस में आप जीत नहीं पाओगे। वो एक्चुअली युआन जो है डॉलर के बराबर है, ऑलमोस्ट $1 इज इक्वल टू 1 युआन, बट वो या 1 या 1.5 हो सकता है। तो वो अभी 7-8 युआन $1 का वो एक फिक्स करके पेग करके रख दिया, तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स चीप होंगे ना। वो गेम वो खेल रहा है, मगर हम तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम हमारी करेंसी को गिराने के लिए तैयार थे। 91%, 91 रुपीज, 92 रुपीज में चला गया, तो वी बिकम कॉम्पिटिटिव इन आवर एक्सपोर्ट मार्केट। पहला उसको तो जीते, डोनाल्ड ट्रंप के ये घमंड को हम तोड़े, फिर बाद में ऑटोमेटिकली ये सब हमारे पास आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक वंडरफुल हमारी जो क्या कहते हैं उसको, एक अपॉर्चुनिटी या एक पॉजिटिव हमारी क्या थी कि पेट्रोलियम रेट्स कम है अभी, 45, 50, 55 उसी रेंज में है। मान लीजिए कि 80 के ऊपर चला जाता है तो वी कैनॉट अफोर्ड हमारी करेंसी को 90 के ऊपर जाने नहीं देंगे, 90 के नीचे रखेंगे। ये दोनों का एक संतुलन देखना पड़ेगा, पेट्रोलियम रेट्स और डॉलर का रेट। तो जब पेट्रोलियम रेट्स अभी सस्ता मिल रहा है, थोड़ा हम रिस्क लिया, 90, 91, 92 पे चला गया। तो दैट इज अ ब्यूटी, ये मोदी सरकार का एक ब्यूटी है। मगर एक 91 पकड़ के बोल सकता है कि देखो मनमोहन सिंह के समय ये था, आप इतना गिरा दिया, आप फेल हो, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, बट इट इज बाय कैलकुलेशन ये सब किया है, ताकि ओवरऑल आप देखिए स्ट्रीट में हमारी कोई
तेल का कोई भाव ना गिर रहा है ना ऊपर हो रहा है, ना ऊपर हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल है हमारी। तो वी आर प्लेड दैट गेम। तो इसके चलते हुए ट्रेड वॉर हम जीत रहे हैं। जब ये सब एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पूरा इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में हम पास करना है, उनके पार्लियामेंट में उनको पास करना है, ये 5-6 महीने लगेंगे। इसके बाद जब एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ये सब 1 साल के अंदर अंदर इसका हम रिजल्ट देखेंगे। 1 साल 1.5 साल के अंदर ऑटोमेटिकली अमेरिका की तकलीफ के चलते हुए हमारा रुपये भी बढ़ेगा। बट तब तक हम हमारी सिक्योरिटी निश्चित कर दिए होंगे। हमारी एक्सपोर्ट जो नंबर है वो गिरते हुए हम उसको रोकेंगे, फिर कुछ प्रोडक्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के चलते हुए वी विल हैव अ मच बिगर मार्केट। एक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी हम खत्म कर देंगे, वी विल हैव अ बास्केट ऑफ कंट्रीज। तो उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, तो ये समझना चाहिए। वी शुड नॉट लुक एट एक आंकड़ा देख के हम ये नहीं बोलना है कि ये फ्लॉप हो गया। हमारी 8.2% हमारी लास्ट क्वार्टर जीडीपी थी, $700 बिलियन हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कंजम्पशन सबसे G20 में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है। फिर भी जब डॉलर गिरी है, इसका कोई ना कोई उसका समझना चाहिए। इट्स नॉट फंडामेंटली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वी आर प्लेइंग अ गेम, ये समझना चाहिए। ये गेम जो है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं इसमें उनको मात मिलती जा रही है। अब देखते हैं कि उनकी टैरिफ पॉलिसी का कितना बड़ा शुरू तो हो नुकसान गया है, होता है। खत्म हम करेंगे। वो एग्जैक्टली एकदम शुरू हो गया है, बॉलीवुड कि शुरू तुम करोगे लेकिन खत्म हम करेंगे, और मोदी जी इस गेम को खत्म कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।